बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही लगातार हिंसा को लेकर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। यूनुस सरकार से कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हिंदुओं पर हमले की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं। 5 नवंबर को एक बार फिर माहौल खराब हुआ। बांग्लादेश के चटगांव में उस्मान अली नाम के शख्स ने हिंदू धर्म और इस्कॉन मंदिर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद हिंदुओं ने विरोध किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने हिंदू समुदाय के लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी एक वीडियो पोस्ट किया। अब विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के सामने ये मुद्दा उठाया है। This is bound to create further tensions in the community. We yet again urge the government of Bangladesh to take strong measures, action against extremist elements. बांग्लादेश में यूनुस सरकार जब से सत्ता में आई है, लगातार हिंदू टारगेट पर है, बल्कि इस मामले में भी 49 हिंदुओं को ही गिरफ्तार किया गया है। क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अपने देश में बतौर प्रधानमंत्री वापसी हो सकती है? ये अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। अवामी लीग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर हसीना ने बयान जारी किया। ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके और मेलेनिया के साथ हुई मुलाकात को याद किया। बांग्लादेश और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी करके बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की थी और इस मामले को अमेरिकी हिंदुओं के दिल के बेहद करीब बताया था। उन्होंने अमेरिका सहित पूरे विश्व में हिंदू समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा करने की बात भी कही थी। तख्ता पलट के बाद हसीना भारत में ही है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही बांग्लादेश के प्रति झुकाव और लगाव दोनों रखते हैं। वो ये मानते हैं कि बांग्लादेश एक लोकतंत्र समर्थक देश है। ट्रंप और मोदी की दोस्ती देखकर बैकफुट पर आया चीन। ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद चीन ने कहा, ट्रेड वॉर मत शुरू करना। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश दिया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई। मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा समेत कई दूसरे सेक्टर्स के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद है। ये बातें चीन ने भी सुनी और फौरन बीजिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ट्रंप पर डोरे डालने का प्रयास किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यापार में युद्ध कोई जीतने वाला नहीं है, मिलकर काम करना बेहतर होगा। हमने अमेरिका के साथ हमेशा से आपसी सम्मान और सहयोग के साथ काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे हैं कि वो चीन के सामान पर 60% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में चीन के इलेक्ट्रिक सामान पर अमेरिका के बाजारों में बुरा असर पड़ सकता है और चीन की अर्थव्यवस्था पर कहीं न कहीं इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध रोकने की तैयारी शुरू कर दी है? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की नेटो सदस्यता लंबे समय तक टाली जा सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप के करीबियों के हवाले से यह खबर छापी है। कहा गया है कि ट्रंप के सलाहकारों ने यूक्रेन की नेटो सदस्यता को कम से कम 20 साल टालने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा फ्रंट लाइन पर वॉर रूम रुकवाने के साथ 1300 किलोमीटर के डीमिलिटराइज्ड जोन तैयार करने की बात कही गई है। कहा यह भी गया है कि यूक्रेन नेटो से दूर रहेगा तो अमेरिका उसे हथियार सप्लाई करना जारी रखेगा। नए प्लान के मुताबिक अमेरिकी सेना वॉर जोन या फिर बफर जोन से भी दूरी बनाए रखेगी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले बाइडेन प्रशासन भी एक्टिव है। खबर है कि शपथ ग्रहण से पहले यूक्रेन को $6 अरब की सैन्य मदद भी दी जा सकती है। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया। कहा, सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। राजस्थान में भीलवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री ने दिव्य दरबार लगाया। 5 दिन तक हनुमान कथा चलेगी, लेकिन कथा के दूसरे दिन बागेश्वर बाबा ने राजस्थान में लव जिहाद से लेकर हिंदू मुस्लिम बोर्ड का मुद्दा उठाया। या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन। राजस्थान में वर्तमान में लव जिहाद का बहुत बड़ा मुद्दा छाया है। यहाँ पर बहुत प्रायोजित तरीके से ऐसा कर रहे हैं, तो कभी भी उसके मजहब के लोग तूल नहीं लेते। हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी कि ये अपने गुरुओं में गुण देखने की बजाय अवगुण देखते हैं। कथा के दौरान वीआईपी गेट पर भीड़ ज्यादा होने के चलते अव्यवस्था भी हो गई। कुछ महिलाओं को हल्की चोटें भी आईं। पश्चिम बंगाल के मंत्री ने महिला नेताओं को बोले अपशब्द। पीएम मोदी के खिलाफ भी की आपत्तिजनक बातें, जिसके बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। फिरहाद हकीम एक रैली में बोल रहे थे। आरोप है कि लोकसभा चुनाव में बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रही रेखा पात्रा के लिए अपशब्द कहे। इसी दौरान पीएम मोदी के लिए भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली।
আরে নামটা বলেন নাই দাঁড়িয়ালা, তার নাম হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী। আপনাদের এখানে প্রার্থী দিয়ে দিল সন্দেশখালী, সেই ভদ্রমহিলা কোথায়? फिरहाद हकीम के बयान को बीजेपी ने सभी महिलाओं का अपमान बताया, ममता बनर्जी को भी घेरा। फिरहाद हकीम के इस बयान का न सिर्फ राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है, बल्कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भी जांच के लिए निर्देशित किया। करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई डायलिसिस मशीनें अब तक जिलों में क्यों नहीं लगी? राजस्थान सरकार ने इस मामले में संबंधित जिलों से रिपोर्ट मांगी है। ये वो मशीनें हैं जिन्हें पिछली गहलोत सरकार में खरीदा गया था, वो भी इसलिए ताकि ग्रामीण जिलों में लोगों को राहत मिल सके, उन्हें जयपुर का रुख न करना पड़े। जानकारी के मुताबिक 40 करोड़ की 350 डायलिसिस मशीनें खरीदकर 30 जिलों के अस्पतालों में भेजी गई थी, लेकिन साल भर हो गया, मशीनें सड़ रही हैं, कबाड़ बनती जा रही हैं और कोई सुध लेने वाला नहीं। राजस्थान के सबसे वीआईपी निर्वाचन क्षेत्र यानी सीएम भजनलाल शर्मा के चुनावी इलाके सांगानेर के अस्पताल का भी यही हाल है। यहाँ भी डायलिसिस मशीन अब तक नहीं लगी। करोड़ों रुपए की इन मशीनों की 3 साल की वारंटी होती है, मगर 1 साल बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। इसी ढीले रवैये को लेकर जिला अधिकारियों को 1 हफ्ते में रिपोर्ट भेजनी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 पर विधायकों के बीच मारपीट, जमकर लात घूंसे चले, बीजेपी के 2 विधायक घायल। इंजीनियर रशीद के भाई और लंगेट सीट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया। बीजेपी ने विरोध किया, खुर्शीद के हाथ से बैनर छीन लिया। इस दौरान सज्जाद लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक शेख के समर्थन में बीजेपी विधायकों से भिड़ गए। दोनों तरफ से हाथापाई हुई, सदन में मार्शल बुलाने पड़े। ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के इतिहास की कि वहाँ पे जो बदतमीजी हुई, क्योंकि जो रेजोल्यूशन हमने लाया वो लोगों के हित का रेजोल्यूशन है। कल स्पीकर ने एक पर्टिकुलर पार्टी का एक एजेंट होने की तरह यहाँ पे एक रेजोल्यूशन फ्लोट करवाया, जिस रेजोल्यूशन की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। बुधवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाली का प्रस्ताव पास हुआ था, तब भी जमकर विरोध हुआ था। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन से पहले अखाड़ों के आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। मेला प्रशासन के साथ आज हुई बैठक में संतों ने आपस में जमकर मारपीट की है। एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए संत। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से महाकुंभ को लेकर बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान अखाड़े के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। निर्मोही अन्य अखाड़ा के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास और दूसरे संतों में कहासुनी होने लगी। एक दूसरे को अपशब्द कहे जाने लगे। फिर देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर मेलाधिकारी ने सबको शांत कराया। मारपीट में कुछ संतों को हल्की चोटें भी आई हैं। बवाल की वजह से बैठक भी नहीं हो सकी। अखाड़े के संतों के बीच जमीन आवंटन से पहले हुए विवाद के बाद निरंजनी अखाड़े में कल अखाड़ा परिषद के एक गुट की बैठक होगी, जिसमें अगली रणनीति तय की जाएगी। दूसरा गुट भी अलग बैठक करने की तैयारी में है। महंत नरेंद्र गिरी के ब्रह्मलीन होने के बाद से ही अखाड़ा परिषद में गुटबाजी शुरू हो गई थी। संतों के बीच आज हुई आपसी मारपीट की वजह भी गुटबाजी ही बताई जा रही है। देश के अधिकांश राज्यों में है डीएपी खाद का संकट। मांग के मुताबिक उपलब्ध नहीं है डीएपी। फसल के सीजन में किसान परेशान। डीएपी खाद की सबसे अधिक समस्या हरियाणा और मध्य प्रदेश में है। राजस्थान, यूपी, बिहार में भी किसान डाई अमोनिया फास्फेट खाद की भारी कमी से जूझ रहे हैं। कई जगह तो किसानों को ब्लैक में खाद खरीदनी पड़ रही है। दरअसल इस साल खाद का आयात कम हुआ है, जिसकी वजह से संकट बढ़ गया है। सरकार के मुताबिक जनवरी से चल रहे लाल सागर संकट के कारण डीएपी का आयात कम हुआ। किसान इस वक्त गेहूं और सरसों की बुआई में लगे हैं। ऐसे में समय रहते खाद नहीं मिलती है तो फसलों को नुकसान हो सकता है। महाविकास आघाड़ी के गारंटी के एक दिन बाद अलग से उद्धव ठाकरे ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। धारावी पुनर्विकास योजना को रद्द करने का वादा किया। धारावी पुनर्विकास की जिम्मेदारी महायुति सरकार में अडानी ग्रुप को दी गई है। अब उद्धव ठाकरे ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आई तो अडानी के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा। 1000 एकर जमीन ही आजच अदानीला दिलेली आहे। आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही ते फेकणारच आहोत, ते काही जागेवर ठेवणार नाही। धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है। 625 एकड़ में फैले धारावी में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं।
धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट का मकसद धारावी का पूरी तरह से कायाकल्प करना है, जिसका टेंडर साल 2022 में अडानी ग्रुप को दिया गया था। धारावी को रीडेवलप करने की परियोजना पहली बार साल 1980 में बनाई गई थी। 4 दशक बीत जाने के बाद भी परियोजना सिरे नहीं चढ़ पाई है। महायुति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। शुक्रवार को नासिक और धुले में रैली करेंगे। अपने स्टार कैंपेनर के लिए पार्टी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। यूट्यूब पेज पर मोदी के कल के इवेंट को पोस्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे धुले और फिर दोपहर 2 बजे नासिक में जनसभा को संबोधित करेंगे। 9 नवंबर को दोपहर 12 बजे अकोला और दोपहर 2 बजे नांदेड़ जाएंगे। 12 नवंबर को चंद्रपुर, चिमूर, सोलापुर में बैठक के बाद पुणे में रोड शो भी करेंगे। 14 नवंबर को संभाजीनगर, नवी मुंबई और मुंबई में रैलियों को संबोधित करेंगे। मोदी के अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी भी प्रचार में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र चुनावों में बीजेपी ने राहुल गांधी की लाल किताब को बनाया बड़ा मुद्दा। वीडियो जारी कर लगाया गंभीर आरोप। नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान कांग्रेस ने लाल रंग की संविधान की कॉपी बांटी थी। राहुल ने खुद संविधान की प्रति को हाथ में उठाकर पब्लिक मीटिंग की थी। महाराष्ट्र बीजेपी ने इसी पर सवाल उठाए, इसे कांग्रेस का पाखंड बताया। आरोप लगाया कि राहुल जो किताब पकड़ते हैं वो अंदर से खाली है, बस ऊपर से संविधान लिखा हुआ है। इस पर कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का मन कोरा और काला है। राहुल गांधी संविधान की प्रति लहराने का पाखंड करते थे और आज उनका पाखंड बेपर्दा हो गया। उनका मन खाली है, इसलिए वे सब बोल रहे हैं। राहुल गांधी संविधान के बारे में बोलते हैं, उसका उनको समझना चाहिए। राहुल गांधी के समर्थन में उद्धव गुट आया सामने। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि झूठ फैलाने में बीजेपी नंबर 1 पार्टी। चुनाव के दौरान नेता अक्सर अपने विरोधियों पर हमला करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज वायनाड से सियासत की एक दिलचस्प तस्वीर तब सामने आई जब कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी अपने प्रतिद्वंदी सीपीआई उम्मीदवार से हाथ मिलाते हुए दिखीं। तस्वीरें वायनाड की हैं, जहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी सीपीआई उम्मीदवार सत्यन मोकेरी से हाथ मिलाती हुई नजर आई। प्रियंका ने सत्यन मोकेरी को ऑल द बेस्ट भी कहा। दरअसल वायनाड में जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रियंका गांधी को सीपीआई उम्मीदवार नजर आए। प्रियंका गांधी ने गाड़ी रुकवाई और अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से बेहद गर्मजोशी से मिली। राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से खाली हुई वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। प्रियंका गांधी और सीपीआई के सत्यन मोकेरी के सामने बीजेपी ने नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। किसानों को खेतों में पराली जलाना महंगा पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। सरकार ने पराली जलाने को लेकर एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक 2 एकड़ से भी कम जमीन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले 2,500 था। 2 से 5 एकड़ तक 5,000 की बजाय 10,000 रुपए और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों पर 15 की बजाय 30,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों को ये नियम लागू करना ही होगा। मैं किसानों से हमने पीछे भी अपील किया था, हम ये अपील करना चाहते हैं कि पराली न जलाएं। इससे हमारा नुकसान भी होता है, पर्यावरण का भी नुकसान होता है, स्वयं का अपना भी होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 84 मीट्रिक टन पराली खेतों में जलाई जाती है। दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की जो परसेंटेज है वो 5% से भी कम है। कभी आसमान का बुलंद सितारा रही जेट एयरवेज का सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज के एसेट्स बेचने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज के लिक्विडेशन का आदेश दे दिया है। कंपनी की संपत्तियों को बेचकर कर्जों का भुगतान किया जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल को भी फटकार लगाई है। जेट एयरवेज ने 1993 में अपनी पहली उड़ान शुरू की थी। कंपनी पहली बार 2005 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। 2019 में अप्रैल के बाद कंपनी के विमान नहीं उड़ सके हैं। जेट एयरवेज फुल कैरियर सर्विस देने वाली देश की पहली प्राइवेट एयरलाइंस थी, जो अब हमेशा के लिए इतिहास
बन चुकी है। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। 8 महीने तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में रहने के बाद उन्हें इस साल मई में जमानत मिली है। सलमान खान के बाद शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी। दावा किया गया कि चोरी के मोबाइल से दी गई धमकी। मुंबई पुलिस के मुताबिक ये मामला 5 नवंबर का है। एक फोन कॉल आया जिसमें शाहरुख खान से 50 लाख रुपए मांगे गए। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बांद्रा पुलिस ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच की तो पता चला कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले फैजान नाम के शख्स के मोबाइल से फोन आया। मुंबई पुलिस की टीम फैजान के पास पहुंची। फैजान एडवोकेट है। पूछताछ में बताया कि फोन चोरी हो गया था। तो आज मेरे घर पे 2 बांद्रा पुलिस से पुलिस वाले आए थे, 2 लोकल पुलिस के साथ में, और मुझसे बोले कि आपके नंबर से शाहरुख खान को कॉल किया है और धमकी दी गई है, 50 लाख की फिरौती मांगी गई है, नहीं तो जान से मार देंगे। तो मैंने उनको कहा सर मेरा फ़ोन तो चोरी हो गया, फिर कंप्लेंट की कॉपी भी उनको दे दी है मैंने वहाँ पे। पूछताछ में ये भी पता चला कि फैजान ने शाहरुख के खिलाफ एक मूवी डायलॉग को लेकर पहले से ही शिकायत दर्ज कराई हुई है। मुंबई पुलिस ने 14 नवंबर को फैजान को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। पुलिस इस मामले में जुड़े सभी एंगल की तलाश कर रही है। चिराग दिल्ली के सतपुड़ा पार्क में छठ मनाने को लेकर आप और बीजेपी के बीच विवाद खत्म। दोनों ने अलग अलग जगह पर की छठ पूजा। जिस चिराग दिल्ली के सतपुड़ा पार्क में पिछले दिनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच छठ आयोजन को लेकर काफी विवाद रहा, वो आज खत्म हो गया। डीडीए की परमिशन पर बीजेपी को पार्क में छठ की इजाजत मिली, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने दूसरी जगह पर पूजा का इंतजाम किया। इस दौरान आपने कहा कि जो लोग इस पार्क में पिछले 8 साल से छठ मना रहे थे, उनको साजिश के तहत पूजा करने से रोका गया, जबकि डीएम से परमिशन मिली हुई थी। वहीं बीजेपी ने कहा कि जिसको पार्क में आयोजन की परमिशन मिली, उसने छठ आयोजित की है, दूसरों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। दिल्ली में हर साल छठ पर्व को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच विवाद होता रहा है। कभी यमुना की गंदगी तो कभी छठ पर्व के आयोजन को लेकर होता रहा है विवाद। देश से लेकर विदेश तक छठ की छटा। लखनऊ में सीएम योगी हुए शामिल। पटना में लालू परिवार, सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पूजा। लालू यादव परिवार के साथ पटना के गाय घाट पर संध्या अर्घ में शामिल हुए। तेजस्वी यादव भी साथ में थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पर छठ पूजा की। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने आवास पर छठ पूजा की। लखनऊ में सीएम योगी छठ पूजा में शामिल हुए। भगवान सूर्य को अर्घ दिया। देश और विदेशों में भी छठ की छटा छाई रही। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक प्रवासी भारतीयों ने छठ मनाया। मेलबर्न में छठ धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी बीच बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का पटना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सूरत में सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों के सामने कड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे लोगों से 9 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। मुंह से लाल पिचकारी छोड़ शहर की सड़कों को रंगने वाले ये वही लोग हैं जिन्हें सूरत नगर निगम ने करारा सबक सिखाया है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले 5200 लोगों को जुर्माना भी लगाया गया। असल में त्योहारों को देखते हुए सूरत में पुलों, डिवाइडरों से लेकर सर्कल तक रंग रोगान किया गया था, लेकिन थूकने वालों ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। लिहाजा शहर में सीसीटीवी लगाए गए। कंट्रोल रूम से निगरानी के बाद सड़क पर थूकने वालों को पकड़ा जा रहा है। जुर्माना लगाने के बाद भी गंदगी करने वाले सुधर नहीं रहे हैं, लिहाजा सूरत नगर निगम जुर्माना डबल करने की तैयारी कर रहा है। प्रदूषण से हाफ रहे दिल्ली एनसीआर में करीब 2 महीने से बारिश नहीं हुई है, लेकिन गुरुग्राम की एक सोसाइटी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। दूर दूर तक बादलों का नामो निशान नहीं, बावजूद इसके बूंदे बरसती रही। तस्वीरें गुरुग्राम के सेक्टर 82 स्थित डीएलएफ सिटी की है, जहां प्रदूषण से निजात पाने के लिए पहली बार कृत्रिम बारिश कराई गई। ऊंची इमारतों से स्प्रिंकलर के जरिए पानी की बौछारें की गई। 32 मंजिले हमारे हाई राइज टावर हैं। इनमें से हम कृत्रिम बारिश करा रहे हैं अपने फायर लाइन से। तो कम से कम जो ये पार्टिकल्स, जो डस्ट हवा में फ्लोट कर रही है, उड़ रही है, तो कुछ हद तक इस पे काबू पाया जाए। माना जा रहा है कि इस तरह का प्रयोग दिल्ली एनसीआर की और भी हाई राइज सोसाइटी में हो सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कह चुके हैं कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने का प्लान बना रही है। चीन समेत कई देश क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराते रहे हैं। देश में कृत्रिम बारिश की कोशिश पहली बार 1951 में हुई थी।
करीब 5 महीने से अंतरिक्ष में फंसी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की नई तस्वीरें सामने आई हैं। सुनीता की नई तस्वीर के बाद उनके हेल्थ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पिच के गाल, दुबला पतला शरीर और बेहद कमजोर सुनीता विलियम्स की तस्वीर हाल ही में नासा की तरफ से जारी की गई। तस्वीर में सुनीता विलियम्स की हालत देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो काफी ज्यादा बीमार है। सुनीता विलियम्स 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी। 13 जून को वापस आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में खराबी की वजह से वापस नहीं आ सकी। फिलहाल 2 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। नासा लगातार वापसी की तारीखें खोजने में लगा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने कहा था कि सुनीता की वापसी में फरवरी 2025 तक का वक्त लग सकता है। नासा ने सुनीता के स्वास्थ्य को लेकर लग रहे कयासों को खारिज किया है। नासा का कहना है कि सभी एस्ट्रोनॉट्स का रेगुलर चेक होता है, सभी स्वस्थ हैं। सोशल मीडिया यूजर्स को लेकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार का बड़ा फैसला। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टा, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगेगी रोक। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज नहीं करने दिया जाएगा। अल्बनीज ने बताया कि बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी है कि इस पर समय रहते रोक लगा दी जाए। संबंधित कंपनियों को नए नियम लागू करने होंगे या फिर उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री अल्बनीज के मुताबिक इस साल ऑस्ट्रेलिया संसद में इससे जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा। इससे पहले फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था। ब्राजील के प्लेन में यात्रियों का हलक उस वक्त सूख गया जब एक शख्स अचानक से इमरजेंसी दरवाजा खोलने लगा। ये वीडियो उसी वक्त का है जब प्लेन में बाकी पैसेंजर इमरजेंसी दरवाजा खोलने वाले शख्स को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर की धक्का मुक्की के बाद शख्स को काबू में किया जा सका। प्लेन ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया से पनामा जा रहा था। प्लेन की लैंडिंग में सिर्फ 30 मिनट का वक्त बाकी था। इसी दौरान एक शख्स ने फ्लाइट अटेंडेंट को बंधक बनाकर प्लेन का इमरजेंसी दरवाजा खोलने की धमकी दी। प्लेन के क्रू मेंबर और बाकी पैसेंजर्स ने शख्स को काबू करके जमकर पिटाई भी कर दी। लैंडिंग के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पिछले साल जून में ही ब्राजील के एक कार्गो प्लेन का दरवाजा हवा में खुल गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।